याद करना है। क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं हम। क्वेश्चन है चीनी का रासायनिक सूत्र है तो C12H22 और O11। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO4। अम्लों का राजा क्या कौन होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है भूरा। खरिया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। नोट कीजिए इसको जल्दी, पहले समझिए समीकरण क्या कह रहा है इसमें। ठीक है, तो समीकरण क्या कह रहा है इसमें? तो CaCO3 समझिए। इसका आंसर अभी हमने बताया, इसको पहले सॉल्व करते हैं। CaCO3 का क्या नाम हुआ? कैल्शियम, क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको उष्मा दिया गया, उष्मा या तो उष्मा लिख देते हैं। उष्मा दिया गया तो यहाँ पे CaO का मतलब क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और इसको CO2 यानी कि जी फॉर्म में और ये H फॉर्म में। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया है? तो आप लोग को हम बताए थे कि जब, क्या बताए थे इसमें? जब एक अभिकारक, ये अभिकारक है, ये अभिकारक है। जब एक अभिकारक, ठीक है, जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है, दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, जब जब एक अभिकारक, ध्यान रखिएगा ये अभिकारक है, बताएं आप लोग को अभिकारक। ठीक है, अभिकारक किसे कहते हैं ये लिखवाए भी आप लोग को। तो अभिकारक, जब एक अभिकारक, ठीक है, जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद, तो दो उत्पाद में ये टूटा, एक अभिकारक है और ये दो उत्पाद में टूटा। जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो एक अभिकारक है ये और दो उत्पाद में ये टूट गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। आखिर ये वियोजन अभिक्रिया क्यों हुआ? क्योंकि एक अभिकारक है और ये टूटने के बाद दो उत्पाद में बदल गया, दो उत्पाद हो गया इसका। तो जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कि जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है तो उसे वियोजन अभिकारक कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये कौन सा किस प्रकार का अभिक्रिया है? ये वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना कहते हैं, ये याद रखिएगा। और कली चूना को ही बूझा हुआ चूना कहा जाता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण से। और समीकरण CaCO3 जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, इसको हीट किया गया, उष्मा। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 ये उत्पन्न यानी कि एक अभिकारक दो उत्पाद में बदल गया तो उसको कौन सी क्या कहेंगे? हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? वियोजन अभिक्रिया हो गई। है दो अभिकारक है और एक उत्पाद हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? देखिए इसमें पूछ रहा है ये कौन सी अभिक्रिया है, तो आप लोग याद रखिएगा कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक, जब दो या दो से, ये अभिकारक है, तीर के इधर ये साइड है, ठीक है,
तो ये मेरा अभिकारक है, ये मेरा अभिकारक है। और ये जो टूटा ये एक उत्पाद में टूटा, उत्पाद। तो ये ध्यान रखिएगा, जब अभिकारक दो या दो से अधिक हो, दो या दो से अधिक, जब अभिकारक दो या दो से अधिक हो और एक उत्पाद में बदलता हो, उत्पाद की संख्या कितनी है, एक उत्पाद में बदल जाता है, तो उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यही लिखे हम, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद में बन जाता है, उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। समझ गए, संयोजन अभिक्रिया क्यों हुआ ये, क्योंकि दो अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद में परिवर्तित होता है, उसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। या जब दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद बनाता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, ये भी क्वेश्चन समझने वाला है। CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, और यहाँ आके ऑक्सीजन हट गया। यहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे भी ऑक्सीजन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे CuO है, और यहाँ पे क्या हो गया, Cu हो गया, यानी कि ऑक्सीजन का हटा, यहाँ पे ऑक्सीजन हटा और यहाँ पे ऑक्सीजन जुटा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ, हट गया, यानी कि अवकरण हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, अवकरण हो गया, और ऑक्सीजन का हटना अवकरण, ऑक्सीजन का हट जाना अवकरण, और ऑक्सीजन का जुट जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का हटना अवकरण। तो ये दोनों क्रिया जब एक ही समीकरण में होता है, ये दोनों क्रिया जब एक ही समीकरण में होता है तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीजन का हटना और ऑक्सीजन का जुटना, यानी कि ये इसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जब एक ही अभिक्रिया में अवकरण और ऑक्सीकरण, जब एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन हटा और यहाँ पे ऑक्सीजन जुटा, इसलिए दोनों क्रिया जो है एक ही समीकरण में हुआ, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम है, बस प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस इसको याद रखिए, जब ऑक्सीजन का हटना और ऑक्सीजन का जुटना एक ही समीकरण में हो तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे हटा और यहाँ पे आके जुट गया, ये क्या हो गया, अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों एक ही समीकरण में हुआ है, इसलिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। ठीक है, चलिए इसको जल्दी लिखिए। इबला तो क्वेश्चन समझ में आ गया। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उपचयन वह क्रिया है जिसमें, अब उपचयन में क्या क्या होता है, ये ध्यान रखिए कि उपचयन का दूसरा नाम
ऑक्सीकरण होता है। पहले इसका आंसर बाद में लिखेंगे, पहले इसको समझिए। उपचयन का, उपचयन को लिख देते हैं, उपचयन को ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजेशन, OXIDATION, ऑक्सीडाइजेशन। ठीक है, तो अब ये उपचयन को ऑक्सीकरण कहते हैं। और ये उपचयन को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, और ऑक्सीकरण में होता क्या क्या है? ऑक्सीकरण में क्या क्या होता है? ऑक्सीजन का योग यानी कि ऑक्सीजन का जुटना। जब ऑक्सीजन जुटेगा तो होगा क्या? H यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कमी होगा। ऑक्सीजन का योग होगा, ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी। और जब हाइड्रोजन की कमी होगी उसके बाद क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाएगा। ये तीनों चीज क्या चीज में होता है? उपचयन में होता है। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, उपचयन वह क्रिया जिसमें, जिसमें क्या क्या होता है? ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कमी और इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग। ये तीनों काम होता है उपचयन अभिक्रिया में। ठीक है, बस याद नहीं करना, इसको समझना है। अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि उपचयन अभिक्रिया के उदाहरण, ये भी क्वेश्चन आता है। उपचयन अभिक्रिया के उदाहरण बतावे। ठीक है, या उपचयन अभिक्रिया के निम्न में कौन से उदाहरण है हो सकते हैं? कौन से उदाहरण हो सकते हैं उपचयन अभिक्रिया के? कौन कौन उदाहरण है? लोहे, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना ये भी उपचयन अभिक्रिया है। कटे सेब, कटे सेब का भूरा होना, अगर कटा हुआ सेब है उस पे भूरा परत चढ़ जाता है और क्या होता है? और शरीर, मानव शरीर जो होता है, शरीर में होने वाले प्रक्रियाएं, प्रक्रियाएं जैसे श्वसन, ये सारे जो है उपचयन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, तो लोहे, क्वेश्चन आ जाएगा लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? तो लोहे पर जंग लगना उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है इसमें, इसलिए इसमें क्या हो जाता है? लोहे पर जंग लगता है। जब तक नमी नहीं मिलेगी तब तक लोहे पर जंग नहीं लगेगा। ठीक है, कटे सेब का भूरा होना, क्योंकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और ऑक्सीजन इसमें योग हो जाता है, इसलिए क्या हो जाता है? कटे सेब का, कटा हुआ सेब जो है ये भूरा हो जाता है। और शरीर में होने वाली प्रक्रियाएं जैसे कि श्वसन। ठीक है, ये सभी जो है उपचयन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। एक बार आंसर खुद ब खुद बन जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है Na2SO4, थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं तब वहां पे आंसर लिखते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2 AQ और ये बन गया BaSO4
H+2NaCl। ठीक है। अब यहाँ पे इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। इसमें हो क्या रहा है, देखिए इसमें आयन का प्लस हो रहा है, आयनों का यहाँ पे प्लस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आयनों का प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे होता क्या, देखिए इसको समझिए। जब जब आयन का अदला बदली, आयन का अदला बदली, आयनों का क्या हो रहा है, अदला बदली होता है। अदला बदली होता है तो उसे, जब आयन आयन का अदला बदली होता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आयनों का अदला बदली हो रहा है यहाँ पे, इस समीकरण में आयनों का जो है अदला बदली हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Zn प्लस CuSO4, फिर ZnSO4 प्लस Cu, यह समीकरण अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक जिंक और ये तो बोलते हैं इसको कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट। और Zn को बोलते हैं, Zn को बोलते हैं जिंक, Zn को जिंक बोला जाता है। और कॉपर सल्फेट के, कॉपर सल्फेट हो गया ये के घोल यानी कि Cu। ठीक है, Cu को विस्थापित कर रहा है, यहाँ पे इसको क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। देखिए Zn SO4 और Cu को क्या किया, विस्थापित कर दिया। Cu को क्या किया, विस्थापित कर देता है। अब क्यों करता है, क्योंकि Zn जो है, ये जो Zn है, Zn Cu यानी कि Cu से जस्ता जो होता है, Zn को जस्ता बोलते हैं, Zn Cu से अधिक अभिक्रियाशील है। Zn क्या है, Cu से अधिक अभिक्रियाशील है, जिससे जंग सल्फेट और कॉपर धातु बनती है। ये इससे जब ये विस्थापन कर दिया तो क्या बनता है, ये बन गया आपका जिंक सल्फेट और कॉपर धातु बन गया, जिंक सल्फेट और कॉपर धातु बन गया। तो ये जब एक अधिक अभिक्रियाशील धातु, ठीक है, जब एक अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या करती है, यहाँ पे लिख देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्यों हुआ ये, अब देखिए क्यों हुआ, यहाँ पे लिख देते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील, कम अभिक्रियाशील
तत्व की जगह ले लेता है और एक नया यौगिक बनाता है। तो यही क्रिया यहाँ पे हुआ है। जड़ एन ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है ये, ठीक है, ये अभिक्रियाशील तत्व है। ये जड़ क्या है? अभिक्रियाशील तत्व है। और ये Cu को विस्थापित कर दिया, और विस्थापित करने के बाद एक अलग अलग प्रकार के यौगिक बनाया। एक अलग प्रकार के यौगिक बनाया। ये कौन सा यौगिक बनाया? जिंक सल्फेट, ZnHO4, जिंक सल्फेट। ये जिंक सल्फेट बनाया Cu को विस्थापित करके, क्योंकि Zn क्या है? अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, जो क्या किया? कम अभिक्रियाशील तत्व की जगह ले लेता है। तो कम अभिक्रिया, यहाँ पे ये Cu था, देखिए यहाँ पे Cu था, Cu को विस्थापित कर दिया, इधर ला दिया, और Zn यहाँ पे आ गया। Cu के जगह पे कौन आ गया? Zn, क्योंकि SO4 के साथ तो Zn था, Cu था, लेकिन ये Cu को हटा दिया और खुद अपना जगह ले लिया यहाँ पे Zn। और कौन सा यौगिक बना दिया? एक नया यौगिक बना दिया, जिसका नाम क्या हो गया? जिंक सल्फेट, ठीक है। और ये कम अभिक्रियाशील धातु को हटा दिया। ये तो उसको कौन क्या चीज कहेंगे? हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। उसका क्या नाम हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया नाम हो जाएगा, ठीक है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है? यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है। इसी में आंसर है। देखिए इसी में क्या, देखिए कोई भी चीज को जलाएगा बिना हवा की उपस्थिति में तो जलेगा नहीं वो। यही चीज हम यहाँ लिखे कि जब मैग्नीशियम फीता या रिबन को हवा में जलाया जाता है तो यह एक चमकीला सफेद लौ किस तरह से, देखिए चमकीला सफेद लौ के साथ जलती है। किसके कैसी होती है लौ? लौ कैसी होती है? चमकीला और सफेद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चमकीला सफेद, ठीक है। चमकीला सफेद लौ पूछ रहा था, इसलिए चमकीला सफेद लिखे, के साथ जलती है। और अगर लौ होती कैसी है? अगर क्वेश्चन आता है लौ होती कैसी है, तो कैसी होती है? अत्यधिक तीव्र और चमकदार होती है। ये याद रखिएगा। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ चमकीला और सफेद होती है, चमकीला सफेद होती है। और इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो यह एक चमकीला सफेद लौ के साथ जलती है, जो अत्यधिक तीव्र और चमकदार होती है। ये तीव्र तीव्र यानी कि तेजी से जलती है, और क्या होती है? चमकदार होती है। ये क्या होती है? चमकदार होती है। ये ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।